एक बार देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। कहते हैं एवरीवन लव्स अ गुड कमबैक स्टोरी। यहाँ पर एंट्री होती है वन एंड ओनली देवेंद्र फडणवीस, जो साल 2014 में महाराष्ट्र के दूसरे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस काफी बुरी रही थी और उस परफॉर्मेंस का सारा ब्लेम देवेंद्र फडणवीस ने लिया था। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। और उसके बाद माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है और 2024 के असेंबली इलेक्शन तक तो विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का मजाक भी उड़ा रहा था कि अकेला फडणवीस क्या करेगा। एक देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, महाराष्ट्र एक तरफ का देवेंद्र। लेकिन विपक्ष के इस तंज के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने देखते ही देखते वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। The BJP-led Mahayuti alliance has retained power in Maharashtra. Precedented victory of sorts, BJP winning almost every seat except a few. The BJP-led NDA's victory in Maharashtra clearly show. अब एक तरफ तो कई ऐसे नेता है जिनका कमबैक ही नहीं हो पा रहा। 89 failed elections. Is he looking at touching 100? So that he gets into the Guinness Book of Records. दूसरी तरफ है महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस। The ultimate comeback, Devendra Fadnavis, the architect of the BJP and Mahayuti's historic victory. जो महाराष्ट्र को हिंदुत्व का एक और गढ़ बनाने में अब जुट गए हैं। एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। इसलिए ही तो मोदी भी उनके बारे में कहते हैं, Devendra Fadnavis is Nagpur's gift to the country. तो आइए जानते हैं इस कमबैक मैन की कमबैक स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, किरण यादव के शो में आपका बहुत स्वागत है। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बचपन से ही काफी इंगेज हो जाती है, क्योंकि उनकी फैमिली भी काफी पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव थे। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी गंगाराव फडणवीस आरएसएस और जनसंघ के एक्टिव मेंबर थे। यहाँ तक कि गंगाधर राव जी महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबर भी रह चुके थे और 1975 की इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने गंगाधर जी को पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण जेल भी भेज दिया था और उनके पिताजी को इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल में डाला और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस पर काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और वो उस समय सिर्फ 6 साल के थे और इसी कारण तब उनके पिताजी को जेल भेजा गया तो उन्होंने अपने पहले स्कूल, जिसका नाम इंदिरा कॉन्वेंट, उसे छोड़कर सरस्वती विद्यालय से अपनी बाकी की पढ़ाई की। एक बार स्कूल बैग फेंक दिया, मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोले मैं इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को जेल में डाला है और वो कॉन्वेंट का नाम इंदिरा कॉन्वेंट है। और बचपन से ही देवेंद्र फडणवीस आरएसएस से काफी कनेक्टेड थे और 17 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस की स्टूडेंट विंग है, उसके मेंबर बन जाते हैं और वो हमेशा से ही जनसंघ और आरएसएस की आइडियोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड रहे हैं और हिंदुत्व से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। और इसी कारण तब 1992 में पूरे देश भर में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा भी था, उस समय देवेंद्र फडणवीस कार सेवा में भी लगे हुए थे और जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार कार सेवकों पर गोलियां चला रही थी और कांग्रेस सरकार कार सेवकों को जेल में डाल रही थी, उस समय देवेंद्र फडणवीस पूरी जी जान से राम मंदिर को वापस खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे थे और इसलिए उस समय देवेंद्र फडणवीस ने 1 हफ्ते सेंट्रल जेल में भी काटे थे। लेकिन इसी समय देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा झटका लगता है। इस समय उनके पिता का देहांत हो जाता है और देवेंद्र फडणवीस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए और अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1992 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर बनकर की थी। उस समय वो सिर्फ 21 साल के थे और इतनी कम उम्र में नागपुर जैसे शहर का कॉर्पोरेटर बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और काम इतना ज्यादा शानदार किया कि वो साल 1997 में नागपुर के मेयर भी बन जाते हैं और भारत के दूसरे सबसे यंगेस्ट मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। बहुत ही कम उम्र थी, मतलब 11वीं के इसमें। उस समय लिटरली देवेंद्र जी ने
लगभग 200-250 लोगों का नेतृत्व किया। और वो ऐसा नहीं, हर सबका हर जगह खाना, हर जगह उसकी रहने की अरेंजमेंट, वो टेंट में हम रुके, वहां से उधर लाल चौक के लिए जाने के लिए उधमपुर तक गए, वहां पकड़े जाना, और गजब। यानी उस समय मेरे को जिंदगी में फर्स्ट टाइम लगा कि आदमी अलग है हम लोगों से। देवेंद्र फडणवीस करप्शन के भी सख्त खिलाफ थे और यहाँ तक कि आज तक वो बीजेपी के सबसे क्लीन लीडर्स में से एक माने जाते हैं। आज तक करप्शन का कोई दाग उन पर नहीं लगा है। जो गर्व है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस एक क्लीन इमेज वाला आदमी, एक हमारा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ के इतना आगे निकला, इसका हमें गर्व है। जिसकी इमेज इतनी क्लीन है, जो आज सीएम बन रहा है उसका तो गर्व है ही हमारे को, लेकिन एक क्लीन जो उसकी इमेज जो क्लीन है, वो जो क्लीन इमेज है उसका हमें तो डबल कर। और इसी के कारण उनका कद बीजेपी और आरएसएस में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन उस समय बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में ठीक नहीं थी और साल 2009 में बीजेपी को महाराष्ट्र में सिर्फ 46 सीटें मिली थी और उस समय शिवसेना को लगभग बीजेपी के बराबर सीट मिली थी और कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर 150 सीटें मिली थी। और उसके बाद साल 2013 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस पर दाव खेला और साल 2013 में उन्हें बीजेपी महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और उसके बाद से देवेंद्र ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए जोरों शोरों से काम किया और जैसा कि शिवसेना का जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट था, ठीक वैसा ही डायरेक्ट कांटेक्ट देवेंद्र फडणवीस ने जनता के साथ बनाना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम ये रहा कि साल 2014 में एनडीए को महाराष्ट्र में एक बहुत ही ज्यादा शानदार और एक बहुत बड़ी जीत मिलती है और साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर महाराष्ट्र में 122 सीटें जीती थी और सबको चौंका दिया था। इसका इनाम भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को दिया और उस समय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे यंगेस्ट सीएम बन जाते हैं। और उसके बाद से तो मानो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में खूब काम कराए हैं। लेकिन साल 2019 में एक बड़ा यू टर्न आता है देवेंद्र फडणवीस के करियर में और साल 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। बीजेपी को अकेले दम पर 105 सीटें मिली थी और शिवसेना को मिली 56 सीटें। लेकिन जैसे ही नतीजे आए वैसे ही शिवसेना ने एक बड़ा खेला कर दिया और बीजेपी से डिमांड की कि भाई 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन चुनाव इस शर्त पर लड़ा गया था कि सीटें जिस पार्टी की ज्यादा आएंगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। और उद्धव ठाकरे की इस लालच की वजह से ये गठबंधन टूट जाता है और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर लिया एनसीपी और कांग्रेस के साथ, यानी कि बाला साहिब ठाकरे की आइडियोलॉजी की अलग कर दिया। क्योंकि बाला साहिब ठाकरे हमेशा कहते थे कि वो कभी भी एनसीपी के साथ गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगे। Perhaps with the NCP if you'll fall short of seats here? Never. A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government. How can we afford to have a shake hand with him? I will never, at least. I will never. Enemy is enemy. बाला साहिब ठाकरे ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस दिन शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया उस दिन वो अपनी दुकान को ही बंद कर देंगे, यानी कि अपनी पार्टी को ही बंद कर देंगे। और उसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया और महाविकास अघाड़ी अलायंस बना दिया और मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। और फिर उसके बाद 3 साल के बाद समय आया साल 2022, जहां उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने एक रिवोल्ट चलाया और एकनाथ शिंदे का कहना था कि बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से भटक रही है, यानी कि जो बाला साहिब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे उससे भटक रही है। वही हिंदुत्व जिसको लेकर बाला साहिब ठाकरे ने कहा था कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है हिंदुत्व के लिए। याद कीजिए कि कैसे उद्धव ठाकरे ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, वो तब भी नहीं गए थे और इसको फेक हिंदुत्व बताया था और यहाँ तक कि अमरावती के चुनाव के लिए एआईएमआईएम के साथ अलायंस भी किया था और उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं को बांटने वाले कास्ट सर्वे को भी सपोर्ट किया था। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एक नई शिवसेना बनाई और शिवसेना की करीब 75% विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का साथ दिया और एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, जिसके बाद
बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद लग रहा था कि इस अलायंस को मजबूती मिल गई है। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं जिसमें इंडिया गठबंधन को 48 में से 30 सीटें मिलती है और इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी और इस हार की जिम्मेदारी भी लेते हैं देवेंद्र फडणवीस। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। और देखिए, लोकसभा के 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार जीत दिलवाई। 280 में से 233 सीटें एनडीए को मिली, जो एक हिस्टोरिक मैंडेट है महाराष्ट्र में। लोकसभेपासून एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागेत झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे। और इसका इनाम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। और याद कीजिए कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा, और वही देवेंद्र फडणवीस लौटकर वापस आए हैं और मुख्यमंत्री बनकर ही वापस लौटे हैं।